हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत है आपके अपना क्लासेस में। आज से हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइंस, जो कि विज्ञान है, हिंदी मीडियम जो भी एनसीईआरटी का विज्ञान है वो हम लोग कवर करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका जैव प्रक्रम। क्या है आपका चैप्टर 6? चैप्टर नंबर 6 में आपको जैव प्रक्रम दिया गया है। ये एनसीईआरटी से कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है उसको डिटेल में आप लोग के लिए समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है राकेश। मैं मास्टर्स कर चुका हूँ आईआईटी बीएचयू से। ठीक है, आईआईटी बीएचयू जो कि वाराणसी में है, वहाँ से मैं मास्टर सेकेंड ईयर में हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मैं आज से पढ़ाऊँगा आपके क्लास 10th का विज्ञान जो कि है साइंस। आप अगर बिहार बोर्ड से है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से है तो आप पूरा डिटेल में इस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है, यह उस समय भी चलता है जब आप कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब आप सोते रहते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तभी भी ये कार्य चलता रहता है जीव में। ठीक है, तो जब सो रहे होते हैं तो सांस लेते हैं, उसके लिए एनर्जी वगैरह चाहिए, आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि उस समय में भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो सभी का सभी क्रिया या प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपका जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट, मान चलिए कहीं आप गिर गए, आपका टूट फूट हो गया या फिर कुछ किसी चीज का नुकसान हो गया, उसको रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको अनुरक्षण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से आएगा? जब आप खाना खाएंगे तो उसका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जो भी आपका श्वसन वाला चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ लेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी मीडियम से अगर पढ़ रहे हैं तो जो जैसे कि जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सब डाइजेशन को क्या कहते हैं, ये सब इंग्लिश में इसको नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप आने वाले क्लास में 11th-12th में अगर साइंस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जनरली इंग्लिश मीडियम में चले जाएंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। जब भोजन शरीर के बाहर से ही खाते हैं, वो भोजन शरीर में जाएगा, जहाँ पे रेस्पिरेशन श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां सेलुलर लेवल पे उत्तक जो भी कोशिका होते हैं वहां पे इसका क्या होता है, टूट फूट होकर के वहां पे ऊर्जा बनता है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं। जब भोजन खाएंगे तभी ऊर्जा मिलेगा, भोजन नहीं खाएंगे लुढ़क जाएंगे। ठीक है, तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो भोजन है शरीर के बाहर है, उसको अंदर जब लेंगे तो उस अंदर लेने प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, पोषण। ठीक है, यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, अभी तो बड़े हो रहे हो, आप 10th में हो, इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्री मतलब जैसे कि भोजन लिया, भोजन में बहुत सारे आते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सब आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नोट डाउन करते जाइए, आगे आपको फायदा देगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है, प्रोटीन्स, विटामिन सब में कार्बन होता है। तो वही बोल रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर कार्बन आधारित, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो। अगर आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन आपका चैप्टर ही है एक। ठीक, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ, ज्यादातर जो पदार्थ जिसको हम खाते हैं उसको खाद्य पदार्थ बोले। ठीक है, उसमें भी कार्बन आधारित ही होती है। जो खाद्य पदार्थ होता है जनरली वो भी कार्बन आधारित ही होता है। इन कार्बन स्रोतों को जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण क्रम में प्रयुक्त करते हैं। मतलब उसका क्या क्या, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अनुसार से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, पर्यावरण तो पूरे के पूरे जीव के नियंत्रण में है, अतः ऊर्जा के ये जो बाहर का स्रोत है वो भी विविध प्रकार हो सकते हैं।
शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत के विघटन, ये बोल रहा है कि शरीर के अंदर जो ये ऊर्जा का स्रोत है उसका विघटन होगा या फिर निर्माण की भी आवश्यकता होती है, जिसे ये अंततः ऊर्जा को एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। एनर्जी जो भी वही एनर्जी ऊर्जा एटीपी के रूप में आप ये सेलुलर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो भी आप भोजन खाते हैं वो श्वसन जब होगा, भोजन खाए, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन मतलब पचा, पचने के बाद में एब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित हुआ कहाँ, ब्लड में, ब्लड पूरे सेल तक लेकर के जाएगा और सेल में जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी आप यूज करेंगे। ठीक है, यह विभिन्न ये आणविक गतियों के लिए, ये विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। जैसे कि हम लोग ने देख लिया, इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। रासायनिक क्रिया शरीर के अंदर भी होती है, जिसको अपन रेस्पिरेशन श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अपचयन, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया, ये शरीर के अंदर हो रहा है। अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, मतलब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा उस कंडीशंस में ही आपको ऑक्सी जो भी है रेस्पिरेशन हमारे चैप्टर में देखेंगे, उसके प्रेजेंस में आपका एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी बॉडी को डेवलप करने में, बॉडी जो भी एनर्जी लग रहा है उसको मेंटेनेंस करने में वो वहां से मिलेगा। इसके लिए यहाँ तक तो हो गया। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाएं या जो कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन, सांस लेना और छोड़ना, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन लिया सेलुलर लेवल पे उसका यूज हुआ, उसको श्वसन कहते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है, उसका आवश्यकता कहाँ पे होगी, सेलुलर लेवल पे, वो कहा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एनर्जी तो पता ही है, एनर्जी चाहिए चाहिए हर एक बॉडी के प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए, एक कोशिकीय जो भी एक कोश का सिंगल सेल वाला जीव होगा पूरी तरह, पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। मान चलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ही सेल का बना हुआ है, इसके चारों साइड देखिए पर्यावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अतः इसे भोजन ग्रहण करने के लिए या गैस आदान प्रदान करने के लिए, भोजन भी इसके सराउंडिंग में है, गैस भी इसके सराउंडिंग में, सब कुछ इसके सराउंडिंग में है, तो स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, जैसे कि हम लोग हो गया, जो भी डेवलप वाला भैंस, बैल, ये सब जो भी डेवलप्ड एनिमल्स है, तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है। देखिए, पचने के लिए अलग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, पाचन सिस्टम, सांस लेने के लिए अलग सिस्टम हो जाता है, रेस्पिरेटरी श्वसन सिस्टम। ठीक है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अब देखिए, कोई ह्यूमन है, ह्यूमन का बॉडी है, उसके अंदर मान चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बॉडी के कांटेक्ट में, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं ना, पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए उस कंडीशंस में आपको सांस बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि श्वसन है, वो अंदर करेगा उसको। अतः साधारण विचरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक ही सेल का था, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, ये तो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, जो यहीं से कुछ मिला, खाया, निकालना हुआ तो वहीं पे निकाल दिया। लेकिन अपनों के लोग खाने के लिए भी, निकालने के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट है। अगर सांस लेना है तो उसके लिए अलग, दिल अपने पास है वो धड़कता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, उसके लिए अलग सिस्टम है, वही बोल रहा है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बता दिया, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग है हमारे शरीर में भी। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, जैसे कि बता दिया सब अंग का नाम। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का काम है। भोजन किसके द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, एंड ऑक्सीजन किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। इसका हिंदी इंग्लिश करते जाइए, आप लोग आगे काम देगा, इसलिए मैं इंग्लिश भी बोलते जा रहा हूँ। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। कौन सी समस्या? यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों की इसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए, भोजन तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में खाया, लेकिन भोजन की आवश्यकता हर एक
शरीर के हर एक सेल को है। तो भोजन जब पचेगा तो वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, मतलब अवशोषित होगा ब्लड में, ब्लड में जाएगा तो ब्लड को पंप कौन करता है, अपना दिल। ये भोजन को पूरे शरीर में फैला देगा। वहां पे ऑक्सीजन आप लेंगे, सांस, सांस कहाँ जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा पूरे ब्लड में ऑक्सीजन भर देता है। एंड सेलुलर लेवल पर यहाँ पर भी ऑक्सीजन पहुंचेगा, यहाँ पर भी भोजन पहुंचेगा। आपके हर एक सेल जो कि कोशिका बोलते हैं, वहां पे भोजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा और वहां पे एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र भी आवश्यकता होती है, इसमें अपना ब्लड आ जाता है जो कि आपका रक्त हो गया। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर को कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वो हानिकारक भी होते हैं। जो बोलते हैं आपको वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, इसलिए वो सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना वो जब सभी टॉयलेट जाते हैं वहां पर रिलीज हो गया। जब आप यूरिनेशन मतलब पेशाब करते हैं वहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है ये सब काम करने के लिए। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। शरीर से बाहर नहीं निकालिएगा तो वो बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होगा। एंड इस टॉक्सिक मटेरियल जो भी अपना काम की चीज नहीं उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। याद रखिए, इंग्लिश लिखते जाइए, कितने बार बोल चुका हूँ, आप लोग को आगे काम देगा। ठीक, यदि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय मतलब जैसे कि हम लोग हो गए जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे कि अपने में एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी, वृक्क, किडनी को वृक्क बोलते हैं, वृक्क को किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाना होगा। देखिए, जैसे कि भोजन खाया, भोजन खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, वैसे ही मान चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो अपना काम की चीज नहीं, जो हानिकारक चीज होगा वो कहाँ तक जाएगा, अपने कोलन तक वो जाएगा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड आया पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जब आया तो सांस के थ्रू उसको बाहर कर देंगे। तो जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो उत्सर्जन करेगा वहां तक उस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए खतरनाक है तो उसको वहां तक पहुंचना जरूरी है। उसको कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा। खाद्य पदार्थ जो एब्जॉर्ब हुआ उसको भी ब्लड ही पूरे बॉडी में पहुंचाया, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है उसको भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब जहां से उत्सर्जन होगा बाहर निकलेगा वहां तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा। यही बोल रहा है यहाँ पे। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। जीवन को अनुरक्षण करने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो जीवन को चलाता है, इसमें से मान चलिए आप सांस लेने वाला सिस्टम खराब हो गया तो आप स्वाहा हो गए। ठीक है, खाने वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसमें भी पचेगा नहीं, स्वाहा हो गए। जो आपका दिल है, दिल वाला सिस्टम जिसको वो क्या बोलते हैं अपना, कौन सा सिस्टम है जो दिल वाला सिस्टम है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, ब्लड वाला, हार्ट वाला। ये भी अगर काम करना बंद हुआ तब तो तुरंत का तुरंत स्वाहा हो जाता है। हार्ट अटैक का नाम तो सुने ही होंगे। तो ये हो गया आपका। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा बेसिक्स हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। देखिए, विसरण मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पर्यावरण हो, जैसे कि यूनिसेलुलर है वो पर्यावरण के कांटेक्ट में डायरेक्ट है। विसरण मतलब ये लिया यहीं से दिया, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसलिए एक स्पेशल सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसमें विसरण नहीं काम कर सकता। समझ में आ गया। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, भाई वो सांस ले रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो चल सकता है, ये सब क्या हुआ, सजीव का लक्षण हो गया। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जो भोजन अपने अपन पढ़ा वही कच्ची सामग्री वो जीव करते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले चैप्टर इसमें स्लाइड में देखेंगे भी। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, जो भी पूरा का पूरा प्रक्रम है,
खाना खाने वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सांस लेने वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरे बॉडी में पहुंचाएगा भोजन को, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो भी बॉडी के लिए टॉक्सिक है उसको एक्सक्रेटरी जहां से उत्सर्जन होगा वहां तक पहुंचाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण। क्या है ये? पोषण मतलब भोजन जो करते हैं। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये तो सबको पता है। इस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखे थे ना, जब आप सो भी रहे हैं तभी तो आपका दिल काम कर रहा है। दिल काम करना बंद जब कर दिया, धड़कना जब बंद कर दिया, तब आप टपक गए। इसलिए वहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है। जब आप वृद्धि कर रहे हो तो प्रोटीन जो भी पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता होती है आपके, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है उसके लिए। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन, जो बाहर से हम लेते हैं भोजन तो सबको पता है क्या है, जो भी आप खाते हैं दाल चावल ये सब भोजन का ही प्रकार है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सजीव, सजीव का मतलब जो चल सकता है, दौड़ सकता है, जिसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है, ये सब सजीव होगा। सभी सजीव में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, ठीक है, सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है, ठीक है। कुछ जीव कार्बोनिक सोर्स, जो भी अकार्बनिक स्रोत मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिन्हें हम हरे पौधे तथा जीव जंतु, जो स्वपोषी किसे बोलते हैं? जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। जो हरे पौधा है वो क्या करता है? धरती से क्या लेता है? पानी, एटमॉस्फेयर मतलब पर्यावरण से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सनलाइट से क्या लेता है? लाइट, और इस तीनों के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बना लेता है। ऐसा प्राणी जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये खुद ही सब बना रहा है, अपना भोजन खुद ही बना रहा है। जिनमें अब देखिए इसका अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया अंदर, उसके बाद सूर्य का प्रकाश को कैसे एब्जॉर्ब करता है, वाटर कैसे लेता है, वो आगे देखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अन्य जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स जो कि जटिल पदार्थ है उसको तोड़ना है, तो उस तोड़ने के लिए जो जिसका उपयोग करता है शरीर उसको बोलते हैं एंजाइम। याद रखिए, एंजाइम जो जटिल पदार्थ होगा उसको सरल पदार्थ में तोड़ेगा, खंडित करेगा, ठीक। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जो विषमपोषी होते हैं, जो खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकता, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसको भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। ये याद रखिए आप लोग। अब देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, कैसे होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। कार्बन एंड ऊर्जा ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सूर्य के प्रकाश लिया, धरती से जल लिया और अपना भोजन बना लिया, यही बोल रहा है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इंग्लिश बनाने के लिए एक अलग से नोटबुक खरीद लीजिए, वहां पे इंग्लिश भी लिखते जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल का क्या काम है। क्लोरोफिल हरे पत्ते जो भी देखिएगा ना उसमें प्रेजेंट रहता है। पत्ते में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मदद करता है
प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषण करने के लिए क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? जो भी सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? पर्यावरण से लिया। ये कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर बोलते हैं पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से CO2 लिया। ये कहाँ से लिया? सॉइल से। क्या लिया? सॉइल मतलब ये धरती जो भी जमीन है वहां से क्या लिया? मिट्टी से वाटर लिया। और ये क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज, यही है कार्बोहाइड्रेट। ये बोल रहा है ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। यही ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखिए, आप लोग को पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में भी, या इस बायोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे आएगा वहां पूछा जा सकता है। C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों का उपयोग करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया। अब ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं हुआ तो उसको स्टोर कर लिया जाता है मंड के रूप में। ठीक है, याद रखिए यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। जब भी उसको जरूरत होगा वो फिर से उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऊर्जा के लिए क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज जब भी उसको ऊर्जा चाहिए वो ग्लूकोज का यूज कर लेगा, क्योंकि अब कहाँ कहाँ से बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज किया, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लिया। अब जो भोजन यूज करना हुआ कर लिया, लेकिन जो नहीं हुआ वो स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो कि यूटिलाइज कर लिया। अगर पेड़ पौधे अपना भोजन स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च के रूप में, याद रखिएगा स्टार्च के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्टोर कर करता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारा द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित हो जाता है। देखिए यहाँ पे मंड के रूप में संचित हो रहा था, इसको स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च के रूप में संचित हो रहा था इसमें पेड़ पौधे में। जबकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा यूज होता है एंड जो बच जाता है उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजेन के प्रेजेंस में। ग्लाइकोजेन ह्यूमन में भोजन किस रूप में संरक्षण होता है? संरक्षण होता है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के रूप में। यहाँ पे दिया गया आपका ये ग्लाइकोजेन के रूप में संरक्षण होता है, ये देख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक, क्लोरोफिल, वायु कोश, ये दोनों हरित लवक के बीच के जगह को वायु कोश बोलते हैं। ठीक है, निचला बाह्य त्वचा, ये इसके नीचे वाले भाग को निचला बाह्य त्वचा, ये बहुत ही ज्यादा है। ये मध्य सिरा है, ये पत्ता दिखाया गया है, पत्ता के बीच बीच में जो रहता है ना रेखा जैसे, उसको मध्य सिरा बोलते हैं। इस वाले पोर्शंस को बोलते हैं पर्ण पटल, ये आपका सिरा हो गया। ठीक है, फ्लोएम जाइलम संवहन बंडल, याद रखिए फ्लोएम का काम क्या है एंड जाइलम का काम क्या है। जाइलम जल को पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह, जाइलम से जल याद रखिए, फ्लोएम से फल, फल से फूड याद रखिए, फूड मतलब भोजन, भोजन को यह पहुंचाएगा एक जगह से दूसरे जगह। किसमें? प्लांट में। फ्लोएम से फल याद रखिए, फल मतलब भोजन, एंड जाइलम से जल याद रखिए, जल के ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहला तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोष करना, जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंस है पत्ती में। अब याद रखिए पत्ती का कलर हरा क्यों होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद करिए, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों पहले तो क्या किया? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रकाश आया, प्रकाश को एब्जॉर्ब किया। अब देखते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। अब वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर वातावरण से लिया था एंड वाटर जो धरती से लिया था, दोनों को तोड़ेगा, रूपांतरण करेगा, मतलब उसको रूपांतरण करेगा, तोड़ेगा उसको। ठीक है, किसमें? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करेगा, तोड़ेगा। अब तीसरा क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, वो CO2 एंड जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है भोजन बना था उसमें अपघटन कर देता है। ठीक है, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहला प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल के रूप, क्लोरोफिल हेल्प करेगा उसके लिए।
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना दूसरा प्रोसेस हो गया। थर्ड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चयन करना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी कि यही आपका भोजन है प्लांट का। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ये जरूर नहीं कि एक के बाद एक हो। ठीक है, ये तीनों मिला करके हो जाता है। ठीक है, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। अब देखिए ऐसा पौधा जिसको जहाँ पर लाइट जल्दी नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे भी कोई पौधा होते हैं जो कि रात में ये बीज का जो भी बीज का प्रोसेस होता है वो रात में क्या करता है, एक उत्पाद बनाता है। दिन में जब भी क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो अपना जो फाइनल भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट वो दिन में बना लेता है। रात में जहाँ तक बन रहा था उससे वो बस वहां तक बना कर रख लिया, क्योंकि प्रकाश तो रात में आता नहीं है। दिन में जब प्रकाश आएगा तो उसका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, फिर अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, यदि आप ध्यानपूर्वक पत्ती का अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी तथा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है। हरे रंग क्लोरोफिल, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट, पत्ते में क्लोरोप्लास्ट पड़ जाते थे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, ये आप याद रखिए। जब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं तो याद रखिए उसमें एक छिद्र होता है, इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यहीं लेगा। ठीक है, और ये दोनों साइड जो है ना इसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल द्वार कोशिकाएं, गार्ड द्वार गेट पे रहता है ना गार्ड, उसी से याद रखिए ये क्या है, गार्ड सेल है, मतलब द्वार कोशिकाएं हैं। ये जब फूलेगा, पानी जब एब्जॉर्ब होगा अंदर पानी का ये करेगा तब ये फूलेगा, फिर खुलता है। जब ये खुलेगा तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका पर्यावरण से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके द्वारा, रंध्र छिद्र के द्वारा, ये याद रखिए आप। विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण को विधि विभिन्न प्रकार की होती है। इसे अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, वो चल नहीं सकता, या गतिशील है जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का तरीका भिन्न भिन्न होता है। गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपको पता है गाय घास खाती है और वो हिरण को खाता है शेर। जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तथा उसका अवशोषण कर लेते हैं, जैसे कि फफूंदी बाहर ही उसको सड़ा गला करके फिर एब्जॉर्ब करता है। ईस्ट हो गया, जब भी दही वही ये ईस्ट का यूज करते हैं अपन, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन में भी बनता है। मशरूम बाहर ही अपघटन कर लेता है, इसका उदाहरण है। अन्य सभी संपूर्ण जीव भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, जब वो अंदर आ गया उसके बाद में उसका पाचन करते हैं शरीर के अंदर में। चलिए अब चलते हैं, जैसे कि जीव द्वारा किसी भोजन अंतर्गत किया जाते हैं, पाचन विधि उसके शरीर विकल्प होते हैं। देखिए घास, फल, कीट, मछली तथा मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं अंतर में आप क्या सोचते हैं, ये सब आप देख लीजिए। ये है अमीबा। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, देखिए ये डायरेक्ट क्या है, ये खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है। जैसे इसको खाद्य पदार्थ दिखा, ये भाई साहब क्या करता है, ये अपना एक ये पादाब या कूदपात बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, इसको इसके चारों साइड ये ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, फिर ये भोजन को अंदर कर लेते हैं। भोजन अंदर करके जो भी बचा हुआ रहता है उसको बाहर कर देते हैं खाद्य पदार्थ को। ठीक, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं ये अब देखते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण को की विधि भिन्न है, चूंकि अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होते हैं। एक कोशिकाओं जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सांस लेने वाला अलग, ये अलग 10 बार बोल चुके हैं अपन। उदाहरण के लिए अमीबा चूंकि एक कोशिकीय है, वो उसका हर एक सतह डायरेक्ट भोजन के उसमें रहता है, तो वो डायरेक्ट अभी देख लिया अमीबा में, यह प्रथम भोजन कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर के खाद्य रिक्तियों बना लेते हैं। ठीक है, खाद्य रिक्तियों को अंदर जटिल पदार्थ का विघटन कर लेते हैं सरल पदार्थ में, और वो फिर उसको कोशिका द्रव में विस्तृत कर लेते हैं। बचा हुआ अपचन पदार्थ वो बाहर कर लेते हैं, जहां से खाया था वहीं से निकालता है ये भाई साहब। ठीक है, ये कोशिका, ये क्या था, अमीबा था। भोजन देखा तो ये दोनों अपना नपचा बढ़ाएगा, तो भोजन को अपने अंदर लेगा, इसको इंजाइम्स की मदद से तोड़ फाड़ देगा, जो भी काम की चीज है वो अंदर ले लेगा, बाकी वहीं से निकाल देगा बाहर, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। जैसे कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है।
ठीक है, पारामीशियम भी एक कोशिकीय सिंगल सेल का बना हुआ होता है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तथा पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है। ठीक है, कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ये हमारे शरीर के बारे में है, थोड़ा डिटेल में थोड़ा धीरज से पढ़ते हैं। ठीक है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। आहार नाल बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप याद रखिए। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, जब भोजन अपन अंदर लिए उसका क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ एक प्रक्रम की चर्चा करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आहार नाल क्या क्या होता है। देखिए, ये आपका क्या है, ये जिह्वा है। जिह्वा मतलब जीव होता है ना, जीव फ्लोर पे अटैच रहता है। उसके बाद ये है मुंह, जो मुंह गुफा होता है, मुंह में ही तो जीव प्रेजेंट रहता है ना। उसके बाद जो नीचे वाले नली आ रहा है ना, नली जहाँ से भोजन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। उसके बाद ये जहाँ से कनेक्ट होगा अपना पेट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, पेट। ठीक है, और ये तो डायफ्राम है, आपको पता है, ये ऊपर वाला भाग डायफ्राम, जो ऊपरी भाग को निचले भाग से अलग करता है, डायफ्राम है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये लीवर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लीवर को क्या बोलते हैं, लीवर को क्या बोलते हैं, कहाँ भाग गया वे, लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, पिताशय, पित्त का भंडार, पिताशय, ये क्या है आपका, पिताशय, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये पिताशय। पित्त बनेगा कहाँ, लीवर में, जबकि स्टोर कहाँ पे होगा, भंडार है, मतलब वहां पे जमा होगा, कहाँ पे, पिताशय में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, क्षुदांत्र। ठीक है, अग्नाशय, ये क्या था आपका, अग्नाशय, ये क्या था, अग्नाशय, ये याद रख लिए, ये अग्नाशय है। परिशेषिका, ये क्या है, परिशेषिका, इसका अपने बॉडी में कोई काम नहीं रह गया है आजकल। ठीक है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं हिंदी में, सुने होंगे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। दर्द होता है भयंकर, अगर इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगर बैक साइड में जो इसमें जाकर के स्टोर होने लगा तो दर्द होने लगता है। उस कंडीशन में जो सर्जरी, मतलब जो जो भी ऑपरेशन होता है उसके थ्रू इसको काट कर हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। गुदा द्वार, ये लास्ट होता है, यहीं से अपना जो भी खाए थे वो सवेरे सवेरे निकालते हैं। ये बृहदांत्र, कोलॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बृहदांत्र है, ये बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत्र, छोटा सा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया आपका। ठीक है, क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। पीत नली तो आप देख ही लिए, ये पीत नली था, आमाशय सब हो गया। तो आप इसको बनाना चालू करिए, मुंह से स्टार्ट करिएगा। मुंह के अंदर क्या है, जीव था, जीव से क्या जा रहा था, ग्रसिका जा रहा था, वो क्या है में कन्वर्ट होगा, स्टोमक में कन्वर्ट होगा। स्टोमक जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में ये क्या, गुदा द्वार आ जाएगा। ये बनाना सीखिए आप लोग। हम इस तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नाली से गुजरना होता है। ठीक है, प्रकृति रूप से भोजन को एक क्रम से गुजरना होता है, उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हम दांतों से चबा कर, देखिए एक साथ बना देते हैं भोजन। देखिए इस डायग्राम में, ये मान के चलिए भोजन है, भोजन हमने मुंह से क्या, जीभ के थ्रू मिलाया, दांत से तोड़ फाड़ किया, जो सलाइवा क्या है, सलाइवा है, वो इसको मिलाया, मिलाने के बाद में एक बोलस बनता है गोल गोल, जिसको हम घोंटते हैं। ठीक है, वो घोंटने के बाद में कहाँ आया, स्मॉल, ये यहाँ पे स्टोमक में आया, जो कि आपका अमाशय है। वहाँ पे क्या है, HCl, जो कि एसिड प्रेजेंट है पहले से, वो उसको क्या करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे तोड़ेगा फोड़ेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ से उसका अवशोषण, मतलब ये क्या एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड में भोजन एब्जॉर्ब हुआ। फिर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन बृह, जो कोलोन में, ये बोलते हैं बाहर वाला, बृहदांत, बृहद्रांत्र। ठीक है, तो ये वहां से बाहर हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन ब्लड में क्या एब्जॉर्ब हो गया, जो भी काम का चीज था वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और वो हर एक सेल तक जाएगा, वहां से एनर्जी मिलनी है अपन को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। लार क्या किया था, मिलाने में मदद किया था। ठीक है, एंजाइम जो है ना वो तोड़ने में मदद करता है, एंजाइम जो प्रोटीन्स होगा, जो भी जटिल पदार्थ होगा उसको तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है,
तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, लार्वी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज बोलते हैं। लार्ज एमाइलेज क्या करता है, ये मंद जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, जो भी जटिल पदार्थ होगा उसको छोटे छोटे में तोड़ देगा। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। जीव मिलाता ही है। आहार नली में हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक होता है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। क्रमाकुंचक गति कितना भयंकर है यार। इसको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब मान चलिए एक भाग सिकुड़ रहा है, दूसरे भाग फैल रहा है। सिकुड़ रहा है, वहां से भोजन आगे गया, फैल रहा है, वो रिसीव किया, फिर ये जब सिकुड़ेगा आगे वाला फैल जाएगा। ऐसे गति को ये क्रमाकुंचक, जो कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ये होता है पूरे नली में। यहाँ से इसोफेगस जो आपका था, यहाँ से लेकर के लास्ट तक। ठीक, तभी तो आपने घोट करके बस यहीं पहुंचाया। यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचा, जब निकालते हैं वहां तक कैसे पहुंचा? कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू। ये क्रमाकुंचक मूवमेंट के थ्रू होता है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन आने फैल जाता है। आमाशय फैलता है, पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद। अच्छा पेट भर गलो, हाँ देख न भर गलो, ऐसा। ठीक है, तो फूलता है वो, क्योंकि वो फूलने वाला अंग होता है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो अपने शरीर में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? पेट में। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। क्या क्या? पेट का जो अंदर का भाग है वो क्या क्या रिलीज करता है, क्या क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन, एंड एक श्रावन, ये जो है ना, एक श्लेष्मा का श्रावन करता है। श्लेष्मा का श्रावन, एसिड जो कि बहुत खतरनाक होता है, वो हमारे पेट को चला देगा, लेकिन उससे बचाता कौन है? ये श्लेष्मा, जो भी है श्लेष्मा, वो उससे बचाता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम, ये एक एंजाइम अम्लीय मतलब जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जो पेप्सिन एंजाइम उसी मीडियम में काम करता है। वो क्या करेगा? प्रोटीन्स को तोड़ेगा। पेप्सिन एंजाइम तोड़ने में, ये पेप्सिन ये प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करेगा। आपके विचार में अम्ल और कौन कौन सा कार्य करते हैं वो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। सामान्य परिस्थितियों में स्लेमा अमाशय के आंतरिक आस्तर्क अम्ल से रक्षा करता है, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, ये क्या करता है? अम्ल से हमारे आंतरिक भाग को, पेट के आंतरिक भाग को बचाता है। अम्ल क्या करेगा? नहीं तो पूरा गला देगा शरीर, जो उसके बाहरी भाग को। ठीक, अमाशय से भोजन क्षुदांत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, अमाशय से यहाँ अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रण होता है। क्षुदांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत बोलते हैं इसको। अत्यधिक कुंडलित होने से कारण यह सहज स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होता है। घास खाने वाले में इसकी लंबाई और ज्यादा होता है। मांस पाचन सरल भाग में इसकी जो ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है। क्षुदांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा को पूर्ण रूप से पचा करके एब्जॉर्ब करवा लेता है। छोटी आंत में याद रखिए, पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके ब्लड में प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, वसा भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त होती है। जो लीवर था ना, इसको यकृत बोलते हैं, वहां से भी एंजाइम जाएगा यहाँ इसके पास में। अग्नाशय जो है वहां से भी जाएगा, जिससे मिल करके वहां पे डाइजेशन होगा, तो वो पार होगा। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, उसको क्षार में कन्वर्ट करना पड़ता है। अग्नाशयीय एंजाइम इसको क्या करते हैं? क्षारीय बनाता है। क्षार देखिए, अपना जो ये था, स्टोमक था, पेट जो था, वहां पे एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अपना जो प्रोटीज एंजाइम था वो काम करेगा। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? क्षारीय बनाता है। अग्नाशय से जो एंजाइम आ रहा है वो उसको क्षारीय बनाता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, मतलब जो वसा होता है, फैट होता है, वो बड़ा ग्लोबुल्स होता है। बड़ा ग्लोबुल्स को तोड़ते हैं बोले छोटे छोटे ग्लोबुल्स में, छोटे छोटे तोड़ने के लिए एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण जो कि छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जो कि पित्त लवण जो है ना, ये क्या करेगा? इसको जो भी आपका फैट ग्लोबुल्स था उसको तोड़ेगा।
यह साबुन के मैल जैसे नहीं साफ करता है, इमल्सीकरण की तरह होती है, जिसे भी समय अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखिए साबुन क्या करता है, मैल को छोटे छोटे, वैसे ही वसा जो फैट है उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कार्यशील है यहाँ पे, पित्त लवण। याद रखिए पित्त लवण फैट को, वसा को तोड़ता है छोटे छोटे भाग में, ठीक है। अग्नाशय या अग्नाशिक रस का स्रावन करता है। अग्नाशय जो है ना, ये खुद भी अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन, वहाँ पे पेट में प्रोटीएज एंजाइम था प्रोटीन को पचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अग्नाशय में क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, वसा को पढ़ने के लाइपेज एंजाइम यहाँ पे ये होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। ये फाइनली होता है, याद रखिए कहाँ पे, छोटी आंत में। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेते हैं। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी छोटी आंत का भित्ति है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेगा। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवृत्त होते हैं, जो कि दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। ये विल्लाई बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ज्यादा सरफेस रहेगा जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए ये अवशोषण के सतह को, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। दीर्घरोम में रुधिर, जो भी आपका रुधिर वाहिका है ना, ब्लड वेसल्स, उसका बहुत ही ज्यादा उसमें रहता है, जहां पर भोजन एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा, अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा, जो कि हम शुरू से देख रहे हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतक के निर्माण करने, पुराने ऊतक को मरम्मत करने में किया जाता है। बिना पचा हुआ भोजन बड़े आंत में चला जाता है, जहां से वो क्या होता है, दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कर लेगा। जो भी अन्य पदार्थ जो है वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा जब आप सवेरे सवेरे व्हाइट हाउस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पोषण खत्म हो चुका आपका। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? एक तो है कि ये खुद पे डिपेंड है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। इसको बस सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, अपना भोजन खुद बना लिया, इसको स्वपोषी बोलते हैं, तो अपना भोजन खुद बनाए। विषमपोषी जो दूसरे पे निर्भर हो, जैसे कि हम लोग प्लांट पे निर्भर है, बाघ शेर जो भी एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स पे निर्भर है, तो वो विषमपोषी में आ गया। ये डिफरेंस हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये सब आप नोट्स बनाइए, नोट्स में जब हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं उसका नोट्स बनाइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या यूज हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे थे? पर्यावरण से ले रहा था, ठीक है, पर्यावरण से ले रहा था। उसके बाद क्या लिया था? वाटर, ठीक है। पानी कहाँ से लिया था? सॉइल से लिया था। सूर्य की प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कहाँ से लिया था? सूर्य की प्रकाश कहाँ से लिया था? और सूर्य की प्रकाश का एब्जॉर्ब कौन करवाया था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? पत्ती में। पत्ती का कलर हरा क्यों होता है? पत्ती का कलर हरा क्यों होता है, ग्रीन होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो हम लोग पढ़ाए थे ना, अमाशय जो पेट था वहां पे अम्ल क्या काम करता है? अम्ल एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जहां पे जो पेप्सिन जो था प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो ये इसका मेन काम हो गया। सटीक आंसर दीजिएगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का कार्य है कि बड़े बड़े जो भी मॉलिक्यूल्स था जो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब, अवशोषित नहीं हो पा रहा था, उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पदार्थ में, ठीक है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसी अभिक्रिया किया गया है? एक छोटी आंत में एक बिल्लाई लाइक स्ट्रक्चर था ना, ऐसा उंगली जैसा स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था, क्षेत्रफल को बढ़ा रहा था, वो मदद करता है छोटी आंत से एब्जॉर्ब करने में। और इसमें क्या रहता है? ब्लड का वेसल्स रहता है, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा चूंकि भोजन, तो यहाँ पे क्या रहता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। इसको रक्त वाहिका बोलते हो आप लोग, ठीक, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो यहीं तक आज का वीडियो था। अगले वीडियो में आपका अगला पार्ट कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको लगा कि थोड़ा सही पढ़ा दिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो। एंड हमारे चैनल की इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, जहाँ भी फेसबुक पे आप अगर हैं तो वहाँ पे शेयर करिए, व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे हमारी मदद हो पाएगी। आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते इस नंबर पे 9174757294। आप जब मैसेज करिएगा तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा आपका नाम क्या है, कौन से क्लास में है एंड कहाँ से हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।